हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या है कि लेक्चर 3 में मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ मैंने तुम्हें सिखाया था, है ना? याद है? चलो, तो उसमें मैंने क्या क्या सिखाया एक बार रिव्यू थोड़ा देख लेते हैं। उसमें मैंने सिखाया कि अगर कोई चैन हो, उसमें मैंने क्या क्या सिखाया। तो फर्स्ट बात मैंने ये सिखाया कि कोई जगह चैन हो, जैसे मान लो इस पार्ट में यहाँ पे ऐसा चैन हो, अगर रखा हुआ हो m मास का l लेंथ का, ठीक है, तो इस पे इसका रेडियस अगर r हो तो इस पे एनर्जी कितना होता है? तो एनर्जी होता है mg 2r/पाई, है ना? यही तो होता है ना? 2r/पाई पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने ये भी सिखाया कि अगर कोई मान लो ऐसे ही, मान लो यहाँ पे चैन हो ऐसे कर, है ना? मैंने ये भी सिखाया कि ये हैंगिंग चैन हो, है ना? इसका, है ना, इसका एनर्जी क्या होगा? मैंने बोला था कि इसका लेंथ अगर L हो, इसका लेंथ पता है, इसका मास अगर यहाँ से यहाँ तक का मास m1 हो, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का मास m2 हो, ठीक है, तो मैंने बोला था कि टोटल एनर्जी कितना होगा इसके रिफरेंस लेवल में। तो रिफरेंस लेवल में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? तो मैंने सिखाया था कि इस यहाँ से यहाँ तक का मास m1 है, तो m1g 2r/पाई, r इज द लेंथ। सही है क्या? ये ऊपर का प्लस और नीचे का अगर रेफरेंस लेवल नीचे से देखो, इसका सेंटर से लेंगे हम mgh, h है ना, सेंटर से कितना? तो l/2, ठीक है, तो माइनस m2g l/2, है ना, mgh, है ना, नीचे l, मतलब ये हाइट कितना है, मतलब सेंटर से लेते हैं। इसका भी सेंटर कहाँ होता है? तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा 2r/पाई। ये सब मैंने तुम्हें सिखा रखा, राइट। और मैंने ये भी सिखाया कि अगर कोई टेबल हो, है ना, टेबल अगर हो और चेन अगर रखा हुआ हो ऐसे कर, है ना, चेन अगर ऐसा रखा हुआ हो तो इस पर एनर्जी कितना आएगा? रेफरेंस लेवल ये है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखना है एनर्जी, रेफरेंस लेवल, इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी देखना है, इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी देख, रेफरेंस लेवल मतलब जहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब सोचो कि ये चेन यहाँ पे रखा हुआ है ना, मान लो कि 1/3 जो चेन है वो हैंगिंग है, मान लो l/3 है और 2l/3 लेंथ उसका यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मतलब ये पूरा पूरा चेन है कंप्लीट, है ना, इसका मास m, लेंथ l। अब जो हैंगिंग है इसका मास m/3 और जो मास यहाँ है वो 2m/3। सिंपल सा बात है, ये सब मैंने लेक्चर 3 में समझाया था, है ना यार तुम्हें? यस सर। तो प्यारे बच्चों, इसका एनर्जी क्या लिखता था? तो इसका एनर्जी मुझे पता है कि रेफरेंस लेवल पे ये रखा हुआ है, तो इस पे कोई एनर्जी नहीं आएगा, माइनस ये नीचे है, नीचे कितना है? m कितना है? m/3, सेंटर से लेंगे l/3 का 6, हाफ पार्ट 1/6 mgh, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? माइनस mgl/18, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। किस पे? मतलब ये आ गया सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी। ये सब मैंने तुम्हें सिखाया है लेक्चर 3 में, राइट। तो लेक्चर 3 में क्या है, ये सब मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है प्यारे बच्चों। और कुछ बातें करते हैं, देखो ये अगर इसी में क्वेश्चन कुछ और आता है प्यारे बच्चों, वो क्या आता है उसकी बातें मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ। वो क्या जिक्र है? जो बच्चों से ये क्वेश्चन लगभग नहीं बनता। सिंपल सा बात है, क्या क्वेश्चन होता है सुनना। एक चैन है टेबल पे रखा हुआ और ये चैन कुछ ऐसा है, ठीक है, और इस चेन का मास पूरा m है और टोटल लेंथ क्या है? l है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि मैक्सिमम चेन, या तो मैक्सिमम, या तो ऐसा पूछेगा, सुनना पड़े क्वेश्चन, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन, मिनिमम लेंथ बताओ, मिनिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल, कहाँ पे? टेबल पे, टेबल पे, सो दैट चैन इज इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, मतलब चैन जो है वो स्लीपिंग होने वाला है। तो बताओ मिनिमम लेंथ कितना होगा? देखो ये मिनिमम लेंथ इसलिए बोला क्योंकि देखो मैं चाहूँ तो पूरा लेंथ रख दूं और हल्का सा चेन हैंगिंग कर दूं, क्या हल्का सा, क्या वो स्लीपिंग के लायक रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। तो बोलता है मिनिमम लेंथ बताओ यहाँ पे, ताकि ये इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग हो। इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग मीन्स अबाउट टू स्लीप, टेबल से अबाउट टू क्या है? तो स्लीप है, उसे क्या बोलेंगे? इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। मुझे निकालना मिनिमम लेंथ कहाँ पे? टेबल पे, ताकि ये मतलब हल्का सा जर्क मिल जाए तो क्या करेगा? ये गिर जाएगा।
सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों। तो कोई बोलता है बताओ क्या आएगा, मतलब मिनिमम लेंथ बताना है, क्या आएगा चेन का। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, चेन का अगर मुझे निकालना, देखो ये सब बातें लेक्चर नंबर 3 में मैं तुम्हें समझा रखा हूं बड़ा अच्छे तरीके से। अब बात आता है इसका मिनिमम लेंथ बताओ चेन का, सो दैट चेन इज इन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। ठीक है, कैसे बनाएंगे सीखो प्यारे बच्चों। चेन इसके साथ हैंगिंग है, और ये बात जरूर है कि ये जो सरफेस है ना वो रफ सरफेस है। क्या सरफेस है? ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो न्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, रफ सरफेस है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड चेन है ना, मतलब टेबल और चेन के बीच ये गिवन है, टेबल एंड चेन उसके बीच फ्रिक्शन गिवन है ये वाला। तो प्यारे बच्चों ये बताओ इसका अपना वेट होगा नीचे की ओर, और वेट कहाँ से? अच्छा मान लो मैंने इसका लेंथ L1 मान लिया, तो ये लेंथ कितना हो गया प्यारे बच्चों? L माइनस L1। अरे सही बात है क्या, टोटल लेंथ L है, L1 मान लिया हैंगिंग है तो L माइनस L1। अब प्यारे बच्चों देखो, तो चैन जो है रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है? तो चैन अगर रुका हुआ है प्यारे बच्चों तो किस वजह से रुका हुआ है? देखो चैन किस वजह से रुका हुआ है मुझे बताओ। तो इसका सेंटर पे क्या लगेगा? वेट। अब चूंकि ये पॉइंट मास तो है नहीं, इसके सेंटर पे क्या लगेगा? वेट लगेगा, है ना। मुझे पता है कि फ्रिक्शन चैन में है ना इधर लगेगा, और मुझे पता है कि ये जो कांटेक्ट है टेबल पे, ये जो कांटेक्ट है टेबल पे, ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा mg। इसका मास कितना है? तो वो मास जो हैंगिंग हो, और ये जो वेट लगेगा नीचे की ओर सेंटर से वो m1g लगेगा, और ये m2g लगेगा। बोलो सही बात है क्या? मुझे m1 m2 नहीं पता, m1 मुझे पता है। m1 कितना है? तो मुझे पता है l लेंथ में कितना मास, l लेंथ में m मास, तो L1 लेंथ में कितना? तो m माइनस एल इंटू L1, ये मास निकल गया L1 का। तो इसका मास कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू L1g। मतलब ये जो फ्रिक्शन है इसके वेट के अगर इक्वल आ गया तो ये चेन यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों ये m2 का मास कितना होगा? मुझे पता है l मास, l लेंथ में m मास, तो l माइनस L1 में कितना मास? तो इसका मास होगा m बाई एल, l माइनस L1, m2 आ गया इंटू g। मुझे पता है कि फॉर नॉट स्लीपिंग या तो फॉर अबाउट टू स्लीपिंग, जब अबाउट टू स्लीपिंग हो, मुझे पता है स्लीपिंग मतलब क्या हुआ कि ये मतलब एक्सलेशन क्या हो जाए, मतलब अभी जो है वो रुका हुआ मतलब अबाउट टू स्लीप है ना, मतलब अभी क्या रुका हुआ है। तो रुका हुआ कब रहेगा? जब ये फ्रिक्शन इस वेट के इक्वल आ जाए ना, मतलब इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है प्यारे बच्चों, अगर इसके वेट के इक्वल आ गया, क्या ये स्लिप करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब इक्वल आ गया तो मे भी स्लिप कर जाएगा। इसके वेट कितना है? m1g के इक्वल, ये वाला। अगर इक्वल हो गया, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, तो ये क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? न्यू इंटू एन। अब मुझे पता है n बराबर m2g है ना। m1 कितना है? m बाई एल, L1 इंटू जी। न्यू n बराबर m2g, मुझे पता है कोई ऊपर है ना, ये फोर्स बराबर ये फोर्स, m2g, m2 कितना है? तो m बाई एल, l माइनस L1 इंटू जी इक्वल टू m बाई एल, L1 इंटू जी, m बाई एल जी कैंसिल। ठीक है, न्यू l कितना आ गया फिर बच्चों? देखो न्यू l माइनस न्यू L1 इक्वल टू L1। ठीक है, L1 का वैल्यू कितना आ गया? न्यू l इक्वल टू बोलो L1 1 प्लस न्यू। ठीक है, तो L1 का वैल्यू कितना आ गया? ये लेंथ आ गया देखो न्यू l अपॉन 1 प्लस न्यू। कितना आ गया? न्यू l अपॉन 1 प्लस न्यू। कितना आसान है, मतलब ये वो लेंथ है ना, जो ये लेंथ हैंगिंग है, तो ये कितना हो जाएगा? तो l माइनस L1 कर दो, तो l माइनस L1, l माइनस न्यू l अपॉन 1 प्लस न्यू। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम 1 प्लस न्यू, तो l प्लस माइनस न्यू l कैंसिल। तो आंसर आएगा जो मिनिमम लेंथ होगा चेन कहाँ पे? टेबल पे, उसका आंसर क्या होगा? l अपॉन 1 प्लस न्यू। ये समझ में आया तुम्हें प्यारे बच्चों क्या था ये? यस सर, समझ में आ गया सर।
तो मैं बताऊं इसमें कोई हार्ड की बात है? नहीं सर, कोई हार्ड की बात है। सिंपल से मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया, इसका फ्रिक्शन इसके वेट के इक्वल कर दिया, सिंपल सा। अगर इक्वल कर दिया, देखो अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये क्या है, तो मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ है, क्योंकि ये मिनिमम, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ ऑफ द चेन, सो दैट चेन इज अबाउट टू स्लिप। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई हार्ड वाली बात कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल आसान है। मुझे पता है फ्रिक्शन बराबर ये होगा, तो फ्रिक्शन न्यू एन, एन क्या है, तो इसका m2g, अरे रख दिया और क्या किया मैंने, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये फॉर्मूला है कुछ, इट शुड बी रिमेंबर्ड, राइट। चलो अब इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल कर लें एक दो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो चेन का यूज कब आएगा, बाद में आएगा। अभी तो मैं तुम्हें एनर्जी लिखने सिखा रहा हूँ, एनर्जी लिखने सिखा रहा हूँ, मिनिमम लेंथ लिखने सिखा रहा हूँ। जब वर्क एनर्जी आएगा ना प्यारे बच्चों, उस टाइम इसका बेहतरीन यूज करेंगे हम, बेहतरीन। और मैं बताता हूँ तो ऐसा क्वेश्चन ITGE नीट में ऐसा क्वेश्चन आता भी है, इसमें कोई शक वाली बात प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करते हैं। देखो देखो बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोलता है देखना, बोलता है एक कोफिशिएंट बिटवीन, क्या बोलता है देखो, बोलता है मिनिमम लेंथ ऑफ चेन, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ चेन, नहीं ऐसा लिखो, इफ लेंथ ऑफ चेन is 1 meter is placed over table and there some part, और इसका जो कुछ पार्ट है, and there some part किसका, चेन का, is hanging down, वो क्या हो रहा है, hanging vertically down, और hanging down है as shown in figure, जो फिगर में लिखा हुआ है। तो फिगर क्या है, तो फिगर कुछ ऐसा है, क्वेश्चन देखना, फिगर ऐसा है, ऐसा चेन है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों के बीच वो 0.4 है। तो बोलता है मिनिमम लेंथ बताओ, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल सो दैट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमम लेंथ बताओ ऑफ चेन, है ना, ऑफ चेन, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल व्हेन इट अबाउट टू स्लीप, जब ये अबाउट टू क्या हो, स्लीप। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, मुझे पता है कि मिनिमम लेंथ कितना होता है, तो L - L1 था, वहां पे याद है कितना था, कितना था, बोलो कितना था, तो सर L/1 + न्यू, सिंपल सा बात है। L कितना है, तो 1 मीटर, 1 + 0.4, तो 1/1.4 कैंसिल, कितना 0.7 मीटर लगभग, मतलब 1 मीटर में 0.7 मीटर मिनिमम लेंथ टेबल पे होना चाहिए, और जो हैंगिंग वो कितना होना चाहिए, 0.3, क्योंकि 1 मीटर का है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई खास बात नहीं है प्यारे बच्चों। समझ आए नहीं आए तुम्हें? चलो बच्चों, तो अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें फिजिक्स में रिमाइंड करवाएगा, बहुत बार तुम्हें रिमाइंड करवाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंजर्वेटिव फोर्स का। तो प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना, क्या बोला मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सुनना। कंजर्वेटिव फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन अगर पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उसे क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, जैसे इसके बारे में लिखता हूं कि इफ वर्क डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, है ना, दिस टाइप ऑफ फोर्स या दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम,
कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स? जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे? देखो थोड़ा सीखना कैसे। अब मुझे एक चीज बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स अगर देखोगे, जैसे मान लो कोई बॉडी है ए से बी ले जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ले जा रहा है ए से बी। अब वो ए से बी ले जा रहा हूं, चाहे वो इस पाथ से ले जाए, चाहे वो इस पाथ से ले जाए, चाहे वो इस पाथ से ले जाए, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? तो वर्क डन जो होगा पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, चाहे तुम इस पाथ से ले जाओ, चाहे तुम इस पाथ से ले जाओ, चाहे तुम इस पाथ से ले जाओ, वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स का तीनों में क्या होगा? तो सेम होगा। सेम होगा तो उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो वर्क डन जो होगा पाथ 1, वर्क डन जो होगा पाथ 2 और वर्क डन जो होगा पाथ 3, वो तीनों में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है क्या? उसे क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, सुनना, जैसे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, मान लो कोई मास है, ठीक है, एक तो ऊपर ले गया, डिस्प्लेसमेंट किया h, मान लो इसको ऊपर ले गया यहां से यहां तक, ठीक है। एक बार इसको घुमा के ऐसे ले गया मैं यहां से यहां तक, घुमा के, है ना, ऐसे ले गया यहां से यहां तक, और एक में घुमा के ऐसे ले गया यहां से यहां तक। एक मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, थोड़ा सीखना। एक में ऐसा ले गया और एक में ऐसे ले गया। तुमसे बोले तीनों के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 1 क्या कहोगे? तो सर पाथ 1 में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? तो एक तो फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है और कॉस थीटा होता है। वर्क डन बाय जी मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो एफ जी होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? तो एम जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, मुझे पता है एम जी फोर्स नीचे। अच्छा यहां से यहां आया तो पाथ ऐसे गया, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सोचो ये हाइट अगर h है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट दूरी कितना है? तो h, अरे h हाइट है कि नहीं है? h हाइट मान लिया मैंने। तो सोचो तो वर्क डन होगा वो क्या होगा? माइनस एम जी एच, क्योंकि एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 तो -1। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 2 क्या बोलोगे? तो माइनस एम जी एच। क्यों? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट तो वही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 3 क्या बोलोगे? माइनस एम जी एच। क्यों? क्योंकि सर अगर इस पाथ से गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट तो एच ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो एच ही रहेगा यार। तो तीनों में देखो तो वर्क डन सेम है। मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला मैंने? ग्रेविटी फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रेविटी फोर्स, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटी बोल दो, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग सबसे अच्छा इसका कॉमन एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्स भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यस सर, आ रहा है सर। अब कोई बोले कि जो वर्क डन जो होगा बाय कंजर्वेटिव इन लूप क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन लूप क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लूप की अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे मान लो मैं ये लूप बना लिया, मान लो मैं ये लूप बना लिया, ऐसे लूप है ना, बना लिया मैंने लूप। अब लूप जब मैंने बना लिया, तुमसे बोले कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? प्यारे बच्चों लूप मतलब इन द सेंस मान लो कि ये उठा के मतलब ऐसे घुमा के फिर मैं ऐसे ला रहा हूं, तो ये लूप ही तो बन गया। लूप मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ। लूप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मतलब बॉडी जहां था वहीं आ गया। एक साइकिल कह दो, एक लूप कह दो। मान लो अगर एक लूप की बात कह रहा है तो मुझे बताओ जहां था वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो वर्क डन क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0 आएगा। तो ये बातें याद करूंगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन लूप, सोचो घुमा फिरा के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0।
अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो मुझे बताओ लूप में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो। प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ गया सर। और इसको ऐसा लिखा जाता है प्यारे बच्चों कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाता है एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर। कंजर्वेटिव लूप लिखा जाए तो लूप को ऐसे लिखा जाता है क्लोज्ड पाथ, इंटीग्रेशन लगा के अगर ये लगा देता है मतलब ये जो डिनोट करता है वो क्या करता है, क्लोज्ड पाथ को डिनोट करता है। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो और इंटीग्रेट अगर लूप में हो तो वो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एफ डॉट डी आर का क्लोज लूप में वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, वर्क फोर्स ड्यू टू कंजर्वेटिव एफ सी। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा। तो ये क्या है, तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। अब होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है प्यारे बच्चों जिसमें जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होता हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जिसका वर्क डन, इफ, ये इसका डेफिनेशन है, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है, पाथ डिपेंडेंट। जब वर्क डन फोर्स के द्वारा पाथ डिपेंडेंट हो देन दिस टाइप ऑफ फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक टाइप का वो भी फोर्स होता है प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंडेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ पे डिपेंडेंट होता है जैसे फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है, जैसे फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब कहो सर कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, आपने जो एग्जांपल जो दिया था, जिसे आपने एग्जांपल दिया था, आपने एग्जांपल दिया था सर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, ए से बी बॉडी को ले जा रहा 1,2, 2,3, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अब ए से ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? ये कांस्टेंट फोर्स है वेक्टर के फॉर्म में, तो बताओ कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? तो मैं बताऊं, मैं अगर तुम्हें ये बताऊं कि सर ये क्या है, तो सोचो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस। अरे फोर्स तो वही है। अब तुम डिस्प्लेसमेंट चाहे ऐसा हो जाए चाहे ऐसा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट चाहे पाथ ऐसा हो जाए, अरे पाथ 1, 2, 3 में डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो 2 - 1 और 3 - 2, 2 - 1 आई कैप, 3 - 2 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा। क्या ये पाथ पे डिपेंडेंट है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पक्का बात है कि ये जो फोर्स होगा वो क्या, मुझे पता है वर्क डन तीनों में इक्वल आएगा। तो क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स तो लगेगा ही, और डिस्प्लेसमेंट चाहे इससे करो इससे करो इससे करो, इस पास से जाओ चाहे इस पास से चाहे इस पास से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। मैं क्या बोल सकता हूं, जितना कांस्टेंट फोर्स है, all constant forces are conservative force। ये सारा कांस्टेंट फोर्स है, तो सारा जितना कांस्टेंट फोर्स है सारा क्या होगा प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है क्या? यस सर समझ में आया क्या? क्या वेरिएबल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा? यस, वेरिएबल फोर्स may or may not be कंजर्वेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं ज़्यादा एडवांस नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो ये कंजर्वेटिव हो भी सकता है और नहीं हो सकता, कौन? वेरिएबल फोर्स। लेकिन जो कांस्टेंट फोर्स जितना भी वो सारा क्या होगा, कंजर्वेटिव। समझ में आ गया? तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में तुम्हें बातें समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया सर। तो प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। चलो बच्चों अब करते हैं हम
रिलेशन बिटवीन, कुछ रिलेशन करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन करेंगे, वो क्या रिलेशन है थोड़ा सुनना। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मुझे एक चीज बताना, एक समय मास यहां पे है, ये ऊपर आ गया, कितना ऊपर आ गया, मान लो h हाइट ऊपर आ गया, कितना हाइट आ गया ऊपर, h हाइट। मुझे बताओ यहां पे एनर्जी कितना है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना है प्यारे बच्चों, mgh। मुझे पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पता है कि नहीं है, यस सर। अब यू इनिशियल यू फाइनल, ये ठीक है। मुझे बताओ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पे क्या होगा, तो यहां पे जो वर्क डन बाय जी जो होगा, जी इज अ ग्रेविटी फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो या तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो, बात क्या है सेम, क्योंकि ग्रेविटी इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, मुझे पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नीचे mg डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mgh, तो माइनस mgh क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस mgh वर्क डन बाय g होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, क्योंकि नीचे mg ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो क्या होता है वर्क डन, fs cos थीटा, cos x और c एंगल बनाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो माइनस mgh आएगा, ठीक है। मुझे पता चला कि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। मैं फिर से बताता हूं, जो न्यू बच्चा है उसके लिए fs cos थीटा, ठीक है, f इज द फोर्स, नीचे लगता है mg ऊपर h गया है, नीचे mg ऊपर h कितना एंगल cos x और c, cos x और c का वैल्यू -1, तो माइनस mgh, ठीक है। अब देखो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh आया, तो उसे बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलोगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u इनिशियल एक समय यहां था, u फाइनल यहां हो गया, तो u फाइनल कितना है mgh, और ये क्या है 0, अरे यही तो है, यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल u का वैल्यू क्या आया, mgh, कितना आ गया प्यारे बच्चों, mgh, डेल u का वैल्यू mgh, और वर्क डन बाय g ग्रेविटी माइनस mgh। मतलब क्या हुआ, मतलब ये बात यहां मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय g जो होगा ग्रेविटी, वो माइनस ऑफ डेल u होगा, क्योंकि माइनस यहां लग जाएगा तो ये माइनस mgh के इक्वल आ जाएगा। ये बात है समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी मीन्स वर्क डन बाय, देखो ग्रेविटी तो हो गया, लेकिन स्प्रिंग अगर होगा तो स्प्रिंग भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां भी सेम नियम लगा सकते प्यारे बच्चों हम। अब सुनना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस शुड बी remembered, this should be remembered, and this is the relation between potential energy and work done by conservative force। मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोल सकता हूं, सुनना पहले, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव है ना, ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन बेहद ही अहम है। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों में, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में लिख सकता हूं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। क्या ये बात है तुम्हें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा सर, ठीक है। क्या अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो, उसका भी बात आएगा अभी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मान लो कि इस पे फोर्स लगाया F और ब्लॉक जो है स्लोली मूव्ड है, कैसा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा हूं, मतलब स्लोली मूव, मतलब एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का 0, मतलब फोर्स बराबर mg आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब जो मैंने उठा के धीरे 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 उठा के ऊपर ले जा रहा हूं मैं, तो धीरे धीरे ऊपर उठा के अगर मैं ले जा रहा हूं, उस केस में क्या होगा, उस केस में मास ऊपर F नीचे mg है ना, ऊपर का एक्सेलरेशन 0, धीरे धीरे स्लोली मूव्ड है, तो फोर्स बराबर mg। कोई बोले वर्क डन बाय फोर्स मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, अरे एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, एक्सटर्नल फोर्स है ये,
एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो फोर्स मैंने लगाया, तो व्हाट एम एक्सटर्नल फोर्स एफ एस कॉस थीटा, मुझे पता है फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो कितना एफ एस कॉस 1 एफ एम जी एच, डिस्प्लेसमेंट कितना एच है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालोगे प्यारे बच्चों, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया एम जी एच, मतलब जो डेल यू के इक्वल, यस सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल यू के इक्वल, डेल यू क्या है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब जस्ट अपोजिट टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या रिलेशन तुम्हें याद रहेगा, यस सर। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। समझ आया, यस सर समझ में आ गया। मतलब एक लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, डेल यू। बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर समझ में आ गया सर। तो डेल यू की इक्वल है, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या ये तुम्हें रिलेशन पता याद रहेगा क्या ये, यस सर याद रहेगा सर। दो रिलेशन है जो अहम है, ठीक है। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, उसकी बातें करेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, चलो करते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यस सर इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही अहम है सर, क्योंकि ये एग्जाम में आता है सर। सही बात है प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, या फोर्स बोल दो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स अंडरस्टूड है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली अप्लाइड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स क्या होता है, तो चलो करते हैं। ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी आर। फोर्स कौन सा, तो कंजर्वेटिव का फोर्स, कोई दिक्कत, अंडरस्टूड है। ये फोर्स कौन सा, कंजर्वेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे, सुनना था पहले, मैंने अभी तुम्हें सिखाया, क्या सिखाया है एक बार थोड़ा देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यार। ये रिलेशन तो पता है, इसका भी यूज नहीं, मैं थोड़ा कुछ बातें तुम्हें समझना चाह रहा हूं। जैसे डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये क्या लिखता हूं मैं, एफ डी एक्स। ये तो लिखता हूं, मान लो एफ अगर, मान लो फोर्स अगर एक्स में लगा हो तो एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, क्योंकि मैं अक्सर क्या लिखता हूं, वर्क डन बराबर एफ डी एक्स, है ना, ऐसे ही तो लिखता हूं। ये असल मायने में क्या है, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स को इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या देगा, तो यही वर्क डन देता है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी डब्ल्यू बोल दे, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि डेल यू इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा डेल यू क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू, मतलब डी डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डी यू। ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्मॉल वर्क डन बराबर माइनस ऑफ डी यू, ऐसा लिख सकता हूं मैं। कोई ये स्मॉल वर्क डन है, मतलब प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, माइनस डी यू इक्वल टू एफ डी एक्स। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, यस सर। तो फोर्स का क्या रिलेशन आ गया, फोर्स आ गया माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ये फोर्स किस में है, अगर ये डी एक्स है तो एक्स में होगा, ये फोर्स किस में होगा प्यारे बच्चों, एक्स में, ठीक है। अगर ये y में होगा तो डी वाई होगा, मतलब एफ वाई क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन डी वाई। एफ जेड क्या होगा, तो माइनस डी यू अपॉन डी जेड। अरे बोलो सही बात है क्या, यस सर। मतलब फोर्स एक्स में अंडरस्टूड है, मतलब फोर्स एक्स में है, मतलब ये बातें पता होनी चाहिए। मतलब जनरल बातें क्या है, तो जनरल बातें हैं सर, एफ इक्वल टू डी यू अपॉन डी आर का माइनस, अब चाहे ये फोर्स एक्स में हो, एक्स में होगा तो डी यू अपॉन डी एक्स, वाई में होगा तो डी यू अपॉन डी वाई, जेड में होगा तो डी यू अपॉन डी जेड। सिंपल सा बात है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स वो क्या है, तो एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये बातें समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर समझ में आ गया सर। मतलब मैं इसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि सर इट इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ
किसका? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ, यू वर्सेस आर ग्राफ। आर क्या है? पोजीशन या डिस्टेंस। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं? यस, समझ में आ गया सर। जैसे मान लो एक्स में हो तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का, तो इसको क्या लिखूंगा? नेगेटिव स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? यू एक्स ग्राफ। नेगेटिव स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। सिंपल सा बात है, कौन सी बड़ी बात है। अगर तुमसे ये बोलता है कि टेल मतलब नेचर बताओ फोर्स का, मान लो यू और एक्स के बीच ग्राफ दे दिया, मान लो इस तरह से, मुझे बताओ ऐसे दे दिया, मान लो ऐसा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ऐसे बोलता है कि मुझे, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि नेचर बताओ, बताओ यहाँ पे फोर्स का क्या नेचर है, यहाँ नेचर क्या है, यहाँ नेचर क्या है, यहाँ नेचर क्या है, फोर्स का नेचर। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है स्लोप ऑफ यू एक्स। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। तो मुझे पता है अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा जो एक्स के साथ एंगल कितना बना है वो देख लूंगा। तो मुझे पता है कि इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो प्लस आएगा डी यू अपन डी, क्योंकि ये 90 से छोटा है, डी यू अपन डी एक्स प्लस। तो फोर्स जो सी पे आएगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि फोर्स होता है माइनस डी यू अपन डी एक्स। अगर ए पे देखना है तो टेंजेंट खींचो, तो एक्स के पैरेलल है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है? यहाँ पे स्लोप 0 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी देखो स्लोप क्या है, तो यहाँ भी स्लोप क्या है प्यारे बच्चों? 0। यहाँ भी फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे स्लोप कैसा है? तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, देखो ऐसा लाइन खींचा, ये 90 से कम हो और 90 से कम हो, तो मुझे पता है स्लोप क्या होगा? तो स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा? तो फोर्स नेगेटिव ही होगा। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है क्या? कभी ऐसा स्लोप हो, मान लो ये का पूछ रहा होता है तो एक लाइन खींचा जाता है ऐसे करके, है कि नहीं? यस सर। ये 90 से बड़ा होता है तो ये स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो फोर्स वहां पे पॉजिटिव आएगा। सिंपल सा बात है। मतलब नेचर ऑफ फोर्स हम स्लोप को देखते हुए चीजों को बना सकते हैं, बना सकते ये सब बना सकते हैं। मतलब नेचर ऑफ फोर्स अगर मुझे देखना है तो यू एक्स का स्लोप अगर हम खींच दिए तो नेचर हम देख सकते हैं कि कहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, कहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, कहाँ पे फोर्स 0 है और कहाँ पे पॉजिटिव है। मैं ये बातें ग्राफ से देखा जा सकता है। जब स्लोप मुझे स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो ये बातें जान सकता है, अन्यथा ये बातें हम जान नहीं सकते। स्लोप जिसे नहीं आता है वो बेसिक मैथ में पढ़ता है। बेसिक मैथ में मैंने सिखाया है स्लोप कैसे निकाला जाता है, कैसे लाइन खींचा जाता है। मैंने ये तुम्हें लेक्चर उस टाइम बताया था बेसिक मैथ में। ठीक है, चलो तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स हो गया। कुछ बातें इसमें थोड़ा देखते हैं। जैसे देखो F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये कब फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? जब u क्या हो, x के फंक्शन में गिवन हो। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ हो तो मैं यहां से फोर्स निकाल सकता हूं। सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है क्या? ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिंपल लॉजिक है, फंडा है ये। ठीक है ना, चलो अब अगर मुझे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और फोर्स निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। कौन सी बड़ी बात है? सही बात है कि नहीं है? यस सर, फोर्स में निकाल सकता हूं इस केस में। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करता हूं, तुम थोड़ा समझना एक्स के फंक्शन में। तो जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो बोलता है फाइंड फोर्स। बताओ उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फाइंड फोर्स ऑन बॉडी एट x इक्वल टू 1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, फोर्स निकालना है, डी यू अपॉन डी एक्स कर देंगे। तो ये क्या देगा? 2x माइनस 0। तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स।
अरे सही बात है कि नहीं? यस सर, तो -2x देगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे तो -2 इंटू 1 कितना दिया? -2 इंटू 1 तो 2 न्यूटन देगा x इक्वल टू 1 पे। तो कौन सी खास बात? इसमें कोई खास बात मैं नहीं मानता। अगर u क्या हो, सिर्फ x के फंक्शन में हो तो ऐसा। खुदा खास्ता जब u अगर x y z के फंक्शन में गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे फोर्स? जैसे x y z के फंक्शन में, जैसे बेहद अहम बात है, जैसे मान लो u गिवन है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गिवन है। तो बताओ फोर्स निकालो वेक्टर के फॉर्म में। अब सुनना पहले कैसे क्वेश्चन ऐसा डील करते हैं हम, उसकी बातें सीखना। एक्स वाई जेड के फंक्शन में अगर पोटेंशियल एनर्जी हो तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे? तो उस केस में देखो हम क्या करेंगे, हम अगर चाहें तो फोर्स एक्स में लिख सकते हैं, कैसे? -du/dx, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे देखो क्या ये u x के फंक्शन में नहीं, एक्स वाई भी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ एक और डिफरेंशिएशन सीखते हैं जिसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी किया मैंने, मतलब कुछ कुछ इंटीग्रेशन किया और कुछ कुछ को नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पे ये कब यूज करेंगे? जब u क्या हो, एक्स वाई जेड के फंक्शन में हो तो, ठीक है क्या? जैसे y में अगर फोर्स निकालना हो इसमें तो -del u/del y, और अगर z में फोर्स निकालना हो तो -del u/ ये del y है, del u/del z। del मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे प्यारे बच्चों। वो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बातें सीखो। अगर x के, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स होता है कि अगर डिफरेंशिएशन x के साथ हो रहा है तो x के अलावा जो y और z है वो दोनों क्या एक्ट करेंगे? हम कांस्टेंट की तरह एक्ट होगा। उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब वो डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट, जिसे मान लो x का है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन उसके अलावा जो y और z है वो सारा एक्ट एज अ कांस्टेंट। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर बाकी जो बचा x और y, x और z, इसको क्या मान लूंगा? कांस्टेंट की तरह एक्ट करूंगा। क्या करूंगा? जैसे कांस्टेंट क्या होता है 1 2 3, वैसे इसको मैं क्या करूंगा? y के रिस्पेक्ट में ट्रीट करूंगा कांस्टेंट की तरह। अगर z के रिस्पेक्ट में हो तो यहां भी x और y को क्या करूंगा? ट्रीट, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा मैं। ये बातें समझ में आया? यस। जैसे सीखना थोड़ा सा यार। जैसे इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, चलो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का डिफरेंशियल होगा, लेकिन x के अलावा जो y और z है उसको मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो देखना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना? तो 2x प्लस, अब एक्स वाई है तो y एक्ट एज ए कांस्टेंट। समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 कितना, और y स्क्वायर, तो y स्क्वायर एक्ट एज ए कांस्टेंट। देखो यहाँ तो इंटू था y में, इसलिए y में इंटू हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y इंटू 1, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस है ना, तो ये 0 डिफरेंशिएशन, ये भी 0, तो क्या मिल गया? मिल गया 2x प्लस y। तुम्हें बातें समझ में आ रहा है? अरे बच्चों क्या बोला मैंने? यस सर, समझ में आ गया सर। मुझे अगर फोर्स देखो del u पर del x, तो माइनस कर दूंगा तो फोर्स निकल जाएगा x में इसका यार। यस सर। del u अपॉन del y सीखो अब थोड़ा सा। del y y के रिस्पेक्ट में है तो x z यहाँ पे कांस्टेंट, तो x स्क्वायर 0, y x, तो x यहाँ पे कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन y के साथ कितना होगा? 1 प्लस y का स्क्वायर, तो 2y, z का स्क्वायर 0, तो x प्लस कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2y। ठीक है क्या? अब del u अपॉन del z करो, z के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो 0 प्लस एक्स वाई कॉन्स्टेंट है 0 प्लस वाई स्क्वायर 0,
जेड स्क्वायर 2z, ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब तुम कहो सर इसका आंसर क्या होगा, इसको मतलब इस इक्वेशन को मैं कैसे फोर्स में लिख सकता हूं? तो कुछ नहीं है, मैं लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं वो बातें थोड़ा देखो आप, कैसे मैं बातें ये लिख सकता हूं। चलो करते हैं, देखना इधर। अब कैसे इसमें होगा, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी देखो तो फोर्स कैसे आ गया, तो टोटल जो फोर्स आएगा एक तो एक्स में आएगा प्लस वाई में आएगा और एक जेड में आएगा फोर्स। सही बात है क्या? यस सर। तो मुझे पता है एक्स में है तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर में क्या आ गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या आ गया 2x प्लस वाई आई कैप, है ना, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस यहाँ लगेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, बोलो x प्लस 2y जे कैप। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल जेड 2z के कैप। ये आ गया फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों समझ आया तुम्हें क्या है? यस सर, समझ में आ गया सर। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला सर यूज तब करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड के फंक्शन में गिवन हो, और अगर मुझे फोर्स निकालना हो वेक्टर के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आया सर। तो ये इसका आंसर है, ये फॉर्मूला कोई नहीं है, ये तो है ना, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है क्या? यस सर। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ये क्या मैं एक छोटा सा एग्जांपल पेश कर सकता हूँ एक और? यस सर, कर लो सर, पेश कर लो, मजा आ गया। चलो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाना और सॉल्यूशन देखना, उसका सॉल्यूशन तुम एक बार मैच करना। मैं क्वेश्चन दिख रहा हूँ y इक्वल टू, मान लो लिख लिया मैंने वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है फाइंड फोर्स, फोर्स बताओ, फाइंड फोर्स एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो 1,2,0 पे बताओ फोर्स कितना है। कोई बात निकाल सकता हूं मैं। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दूंगा। बोलो तो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट प्लस 2y एक्ट एज अ कांस्टेंट और x का 1 प्लस वाई स्क्वायर 0, तो ये 2y आ गया। डेल यू अपॉन डेल वाई, बोलो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में 2y प्लस 2x कांस्टेंट y का 1 प्लस, सॉरी ये वाई स्क्वायर है ना, चलो मैं इसको लिखता हूँ जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर है ना तो जेड स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, 2x 0 का 0 कितना आ गया, ये आ गया कितना 2y प्लस 2x। ठीक है क्या, 2y प्लस 2x। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल जेड बोलो कितना है, तो 0 प्लस 2z। फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया वेक्टर के फॉर्म में माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो माइनस 2y आई कैप। ठीक है क्या, यस सर, माइनस ठीक है, माइनस ये 2y प्लस 2x जे कैप। ठीक है, और बोलो माइनस 2z के कैप। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर में क्या आया देखो, माइनस 2y, y का वैल्यू कितना है 2 आई कैप, माइनस 2 इंटू वाई, वाई का है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 जे कैप, माइनस 2 इंटू 0 के कैप। अरे जेड कितना है 0, मतलब फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देंगे। इसमें क्या करना है, अरे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करना है 1 2 0 रख देना, और क्या करना है, तो माइनस 4 आई कैप, माइनस 2 4 2 6 6 जे कैप, माइनस 0 के कैप। अरे ठीक है क्या, तो फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना आ गया, रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 16 36 6 6 12 3 1 4 52 न्यूटन। कितना आ गया, रूट 52 न्यूटन। कोई बात नहीं, मतलब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है क्या, चलो तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन गया। इसी में एक फॉर्मूला और मैं तुम्हें सिखाता हूं यूज करना। वो कौन सा फॉर्मूला है, देखो एक तो फॉर्मूला ये जरूरी है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा
रब करता हूँ। लास्ट टॉपिक है आज का, देखो लास्ट टॉपिक क्या है देखना, देखना ये जो चीज़ें हैं इसको मैं ऐसा लिखूंगा। देखो तो मुझे पता है कि फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस डी यू को क्या लिखूंगा, माइनस डी यू को लिखूंगा एफ इंटू डी एक्स, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। यू इनिशियल यू फाइनल, डी यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू आएगा, है ना, ये माइनस इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डी यू का इंटीग्रेशन यू इनिशियल से यू फाइनल माइनस का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं से, कोई दिक्कत नहीं। तो यू ये आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखूंगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अरे ठीक है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। या तो तुम कहो तो ऐसा, कैसा सुनो, तुम कहो नहीं सही है मुझे हार्ड लग रहा है सर, तो सिंपल से एक चीज़ और मैं सिखाता हूँ। अच्छा सबसे पहले इसी में आओ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या होगा, तो एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा, तो एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा, अरे एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ एफ एक्स, और एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। या तो मुझे पता है कि एफ डी एक्स क्या देता है, एरिया ऑफ एफ एक्स, ये वर्क डन भी देता है, तो मुझे पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या देगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एरिया ऑफ एक्स मतलब एफ डी एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अरे है ना, तो एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या देगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स मतलब एरिया ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का जो एरिया है अगर एक्स में हो तो एक्स में, है ना, तो एफ एक्स या तो एफ आर होगा, तो एफ आर में का जो एरिया है वो क्या देगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे हम, ये फॉर्मूला यूज तब करेंगे जब फोर्स गिवन हो एक्स के फॉर्म में, है ना, और जब क्या निकालना हो, एनर्जी निकालना हो। और यहाँ एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ये जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और फोर्स निकालना हो यहाँ पे गिवन रहेगा ग्राफ एरिया मतलब गिवन रहेगा, और निकालना क्या है, तो कोई एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन कहो तो मैं बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो, लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें आज बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, वो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो मान लो ऐसा एग्जाम्पल, एक सुनना पहले, एक शानदार एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि एफ एक्स का ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, देखो ऐसे ग्राफ हो, 2 4 ये 6 न्यूटन और ये किसमें, मीटर में बोलता है पोटेंशियल एनर्जी है 4 जूल, कब, x इक्वल टू 0 पे। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब x 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है कि x0 मतलब x0 यहाँ पे है, तो x0 से लेके, अरे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ x0 है, यहाँ तक जो वर्क डन होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, वो क्या देगा, एरिया ऑफ एफ एक्स मतलब वर्क डन, बोलो सही है क्या, यस सर। तो u इनिशियल x0 पे कितना है, 4, u फाइनल निकालना है, 0 से 4 तो एरिया निकाल लो, ये एरिया कितना, 2 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू बेस 2 माइनस 2 बेस इंटू हाइट 6 टू 2 कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस यू इक्वल टू 12 प्लस 6 18, है ना। तो 4 माइनस 18 इक्वल टू यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, माइनस 14 जूल, कितना आ गया, माइनस 14 जूल, माइनस का आंसर आएगा माइनस 14 जूल। माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें दोनों फॉर्मूला याद रहेगा, यस सर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें क्या होगा, उसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा, क्या क्वेश्चन आईटी जेई नीट में पूछा जाता है वो क्वेश्चन करवाऊंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो खासकर ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तुम्हें मैं समझाऊंगा उसमें कैसे ऑसिलेशन होता है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगता है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।